साथियों, पिछला लाइव कोई टेक्निकल इश्यू के कारण कट गया, इसलिए दोबारा से लाइव स्टार्ट किया है। और आशा करता हूं कि आप जितने भी साथी जुड़े हुए थे वे पुनः इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े। थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हुए, क्योंकि पिछले लाइव में जो हमारा टॉपिक था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग न लेकर सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया, क्योंकि समाज की हालात सुधारना उन्हें जरूरी लगा और उन्हें पता था कि देश आज़ाद होने के बाद आप इतना काम नहीं कर पाओगे जो आप अंग्रेजी शासनकाल में कर सकते हैं। तो बहुत सारे साथी लाइव से जुड़े हैं, उन सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सच पहुंच पाए। आज बात करेंगे हम, कल नाइट में भी इस विषय पर लाइव आए थे, लेकिन उसमें भी टेक्निकल इशू आ गया, उस वीडियो में भी वो इतनी अच्छी नहीं चल पाई। आज अब फिलहाल हम मुद्दा लेंगे कि मार्शल कास्ट, नॉन मार्शल कास्ट, ये अंग्रेजों ने क्यों बनाई, क्या जरूरत पड़ी, और मार्शल और नॉन मार्शल क्या होता है। तो एक बार सभी साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दें। जैसा कि आप सभी ने पता है कि अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहां आने के बाद इन्हें लगा कि यहाँ का जो समाज है ये पूर्ण तरीके से जातियों में बटा हुआ है, और यहाँ की जो डियर फ्रेंड्स पैदावार थी, बहुत अच्छी पैदावार थी। क्योंकि उन्होंने यहाँ से कच्चा माल खरीदना था, और कच्चा माल खरीद कर अपने देश में ले जाकर वहाँ से पक्का माल हमारे देश में बेचना। यानी कि यहाँ से कच्चा माल खरीदो, फिर उससे तैयार करो माल, और फिर इसी मंडी में बेचो। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है और व्यापार शुरू करती है। उस साइड से जैसे मद्रास है, मुंबई है, उस साइड से स्टार्ट होता है काम। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भारत को गुलाम करने की आ जाती कि क्यों न इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि इस देश में बहुत कुछ है। तो जो प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में, 1757 के बाद वो सक्रिय रूप से यहाँ की राजनीति में भाग लेने लगे। यानी कि वे यहाँ के राजा महाराजाओं से मिलने लगे, उनके कार्यों में साथियों दखल अंदाजी देने लगे, उन्हें आपस में लड़ाने लगे। कुछ समय बीता और उन्हें लगा कि यहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था थी साथियों, बहुत मजबूत शिक्षा व्यवस्था थी। हालांकि बहुत कुछ खत्म भी हो चुका था, क्योंकि अख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया था। तो यहाँ की बहुत सारी शिक्षा खत्म हो चुकी थी। बहुत सारे जो गुरुकुल्स हैं वो बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी शिक्षा मजबूत थी।
कारीगरी यहाँ की बहुत मजबूत थी, यानी कि बहुत बढ़िया यहाँ कारीगर थे, हर चीज़ के अच्छे अच्छे कारीगर थे। तो उन्होंने यहाँ की कारीगरी को नष्ट करना शुरू किया और साथियों अपने तरीके से यहाँ पर सेटअप होने लगे। साथियों अगर राज करना है तो उसके लिए सैनिक भी चाहिए। शुरू में ये सैनिक लेकर आते हैं इंग्लैंड से ही, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कि कहीं कोई विद्रोह हो जाए, आपको मारने लग जाए तो सैनिक होने चाहिए आपके बचाव के लिए। तो इंग्लैंड से सैनिक लेकर आने लगे, लेकिन इंग्लैंड से इतनी दूर से सैनिक लेके आना डियर फ्रेंड्स ये एक बहुत टेढ़ा काम था। तो फिर यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी स्टार्ट कर दी यहीं के लोगों को पढ़ाने के लिए कि हम यहीं से तैयार करेंगे, इनको इतनी अंग्रेजी सिखा देंगे कि ये हमारी आपस में जो कन्वर्सेशन है वो समझ पाएं और ये यहाँ पर राज करने में मदद करे। अगर हम सारे व्यक्ति इंग्लैंड से लेकर आएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो सन 1835 में इन्होंने भारत देश में अंग्रेजी को शुरू कर दिया। अंग्रेजी स्कूल खोले जाने लगे और कहने लगे भाई जो अंग्रेजी पढ़ेगा उन्हें सरकार नौकरी देगी, हम नौकरी पर रखेंगे। लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी। फिर जो साथियों जो जिसे आज हम इंडियन आर्मी के नाम से जानते हैं, ये इंडियन आर्मी अंग्रेजों ने ही बनाई थी। और जो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ यानी कि जो इन्होंने भर्ती कर रखे थे वही लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि जब ये पता चला कि इन्होंने कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगा रखी है, तो 1857 में मई की घटना है ये। तो 30 मई को क्रांति होनी थी, लेकिन वो क्रांति पहले ही स्टार्ट हो जाती है 10 मई को ही। मंगल पांडे ने पहले ही बिगुल बजा दिया मेरठ की छावनी में। तो वो क्रांति ज्यादा सफल नहीं हो पाई, क्रांति वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई क्योंकि एक तो पूरी तैयारी के साथ नहीं थे भारत वाले, जितने भी भारत के राजा महाराजा थे वो पूर्ण तरीके से तैयार नहीं थे। दूसरी बात डियर फ्रेंड्स कि यहाँ के सारे राजा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सारे राजा थे वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। बहुत सारे यहाँ पर राजा महाराजा ऐसे थे जो अंग्रेजों के ही साथ थे, जिसमें जो सबसे बड़ा जो नाम आता है शिवाजी सिंधिया, जो ग्वालियर के महाराजा थे। वो हैदराबाद के निजाम थे। एक पंजाब के राजा थे जो आपने कैप्टन अरविंदर सिंह सुना होगा, जो कि पंजाब के लगातार कितने बार मुख्यमंत्री रहे, लगभग मेरे हिसाब से 5 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे होंगे अरविंदर सिंह। उनके जो पूर्वज थे वो भी अंग्रेजों के साथ थे। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि लगभग जितने मुख्यमंत्री मंत्री बने हैं ना देश आजाद होने के बाद, इनके जो पूर्वज थे ये अंग्रेजों के ही पिट्ठू थे। एक्चुअली में जो क्रांतिकारी थे, एक्चुअली में जिन्होंने अंग्रेजों को मारा, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ के भगाया, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, उन परिवारों को आजादी के बाद कुछ नहीं मिला सिर्फ उन्हें जो अंग्रेजों का साथ दिया करते थे। तो 1857 की क्रांति विफल होने का कारण यही है कि बहुत सारे जींद का जो राजा था
उस समय का, वो भी अंग्रेजों के साथ था। तो बहुत सारे राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ थे, तो इसलिए भी वो 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने एक चीज देख ली कि अब यहां पर राज करना बहुत मुश्किल हो गया। अब आपने यानी कि सैनिकों की संख्या बढ़ानी होगी, और सैनिकों की संख्या बढ़ाएंगे अगर हम इंग्लैंड से लेकर आएंगे तो महंगे पड़ेंगे, और अगर यहां से भर्ती करेंगे, इसी देश से अगर हम भर्ती करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ के, क्योंकि विद्रोह तो हमारे देश के लोगों ने ही करना था, अब हमारे देश के लोग और हमारे देश के सैनिकों से ही पिटवाने, ये बड़ा मुश्किल एक उलझन का विषय बन गया उनके लिए कि इसी देश के सैनिक हैं और इसी देश के लोग पिटवाने हैं, क्योंकि विद्रोह इसी देश के लोग करेंगे, उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज करवाना पड़ेगा, उन्हीं के ऊपर फायरिंग करवानी पड़ेगी। तो हो सकता है कि सैनिक इनको न मारे या क्रांतिकारियों के साथ ही मिल जाए। तो उनके दिमाग में एक चीज आई कि क्यों न यहां पर जाति के आधार पर रेजिमेंट बना ली जाए, क्यों न यहां पर जाति के आधार पर रेजिमेंट बना ली जाए। और उन्होंने फिर जाति के आधार पर, डियर फ्रेंड्स, रेजिमेंट बनाना शुरू कर दिया। इसका मुख्य जो कारण था वो यही कारण था कि अगर जाति के आधार पर रेजिमेंट बनेगी, सेना की टुकड़ी बनेगी, तो एक तो ये, जैसे मान लिया कि जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, ये जितनी भी जाति, सिख रेजिमेंट है, ये आपस में एक नहीं होने, एक तो इनको एक नहीं होने देंगे, और अक्षेत्र के आधार पर भी इन्होंने रेजिमेंट बनाई। जैसे आपने नाम मद्रास रेजिमेंट सुना हुआ, तो अक्षेत्र के आधार पे ये क्यों बनाते थे? भी मान लिया कि एक एरिया के सैनिक हैं, वहां पे विद्रोह हो गया, वहीं के सैनिक है, तो वहीं के सैनिक अपने लोगों के हो सकता है फायरिंग न करें, उन्हें तोपों से न उड़ाए, उनके ऊपर लाठीचार्ज न करें, तो दूसरी जगह के वहां पर भेज दें, उस जगह के वहां पर दूसरी जगह भेज दें। तो इन्होंने बड़े एक ऐसे तरीके से आर्मी के अंदर जातिवाद घुसेड़ दिया। अच्छा, फिर एक बात और अब समझने की है, बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो। जो जातीय आधार जो बनाया इन्होंने, तो जातियों को दो भागों में बांट दिया, उन्हें नाम दिया मार्शल, नॉन मार्शल। मार्शल का मतलब कौन? मार्शल वो होते हैं जो युद्ध में निपुण होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो मौत के सामने डटकर खड़े रहते हैं, सामना करते हैं, वे मार्शल होते हैं। दूसरे बना दिए इन्होंने नॉन मार्शल, कि ये नॉन मार्शल हैं, ये बहादुर नहीं है, ये लड़ नहीं सकते, इन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। इनमें जैसे कह दिया कि जो ब्राह्मण है ये लड़ नहीं सकते, जो दलित समुदाय है ये लड़ नहीं सकता, इन्होंने कभी लड़ाई नहीं की। अहीर है ये लड़ नहीं सकते, इन्हें तो गायें चराई है। यानी कि इस तरीके से उन्होंने जहर घोल दिया। जाट है ये बहादुर कौम है, राजपूत है ये बहादुर कौम है, मराठे हैं ये बहादुर कौम है, सिख हैं ये बहादुर हैं, ये लड़ सकते हैं। तो आपस में एक तो जातियों में जहर हो गया, फूट हो गई। तो इसलिए इन्होंने जाति के आधार पर भर्तियां शुरू की, जाति के आधार पर रेजिमेंटों के नाम रख दिए।
ताकि कोई भी आंदोलन हो तो उस आंदोलन को आसानी से दबा दिया जाए। और यही एक सूझबूझ थी डियर फ्रेंड्स उनकी, यही एक सूझबूझ थी उनकी कि 1857 के बाद आप बताओ कितनी क्रांति हुई फिर। और फिर अगर देश की आज़ादी, मतलब जो विद्रोह को अंग्रेज नहीं दबा पाए, यानी कि अंग्रेजों का जिन्होंने डटकर मुकाबला किया, वो थी आजाद हिंद फौज। अब यहां पर देखें, यहां पर जाति का नाम नहीं आया। आजाद हिंद फौज, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो इसका गठन नहीं किया था, लेकिन जो ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में इस फौज की डोर आती है, यानी कि संचालन जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, उस फौज का नाम क्या था? आजाद हिंद फौज। वहां जात हटा दी गई, क्योंकि जाति के आधार पर होती तो डियर फ्रेंड्स वो आर्मी भी फेल हो जाती, अंग्रेज फिर किसी भी तरीके से काबू में नहीं आने वाले थे। और आजाद हिंद फौज के डर से ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। नहीं तो अंग्रेजों ने तो ऐसा काम कर दिया था, यहाँ पे मतलब जातियों के आधार पर जो रेजिमेंट बनाई। अच्छा, फिर एक चीज और देखिए आप, अब आप एक चीज और यहाँ समझने की बात है कि शुरू में तो कह दिया कि ये बहादुर कौम है, ये बहादुर जातियां हैं, इनकी भर्ती करेंगे। फिर इन लोगों ने ब्राह्मण रेजिमेंट भी बनाई, फिर ब्राह्मणों में कैसे बहादुर हो गई। फिर इन्होंने चमार रेजिमेंट भी बनाई, फिर कहां से बहादुर हो गए। कहने का मतलब ये ऐसा क्यों किया कि कहीं पर आप ब्राह्मण का इस्तेमाल कर देना, मान लिया कहीं पर ब्राह्मण आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि समाज जातियों में तो पूर्ण तरीके से टूटा हुआ था, आज भी टूटा हुआ है। आज मैं ये नहीं कहता एक हो गई, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक होने ही नहीं देते। हम यहाँ पर अपने देश में अपने आप अपनी अपनी जातियों को सुपीरियर घोषित करने के में तुले हुए हैं। यही कारण है कि हम पिछड़े हुए हैं, और ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर भी नहीं है कि दोबारा से गुलाम होगा ये देश, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। जैसे मान लिया कहीं पर ब्राह्मणों ने आजादी के लिए आवाज उठाई तो चमार रेजिमेंट को भेज दो उनका दबाने के लिए, क्योंकि फूट ऑलरेडी डाल ही रखी है कि ब्राह्मणों ने आपका शोषण किया है, जाओ मारो उनको। अगर दलित समुदाय के लोग आजादी के लिए आवाज उठाएं तो ब्राह्मणों को भेज देंगे, जाट रेजिमेंट को भेज देंगे, उनके आंदोलन को दबाओ। ये उनकी सोची समझी चाल थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब ये भारत देश आजाद हुआ तो ये रेजिमेंट ज्यों की त्यों रही, वही इनके नियम और कानून रहे। थोड़ा बहुत बदलाव आया है, अब भी लोग जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाने का आंदोलन करते हैं। 1946 में चमार रेजिमेंट खत्म कर दी। 1946 में तो गुलाम थे, अंग्रेजों ने खत्म कर दी वो, और ये कह दिया कि इस रेजिमेंट ने कोई शौर्य नहीं दिखाया, ताकि अब इनके अंदर हीन भावना हो जाए, और जो दूसरी जातियां हैं ये सोचे कि हम बहादुर हैं और ये जो कौम है ये कायर कौम है। ये सारा किया कराया अंग्रेजों का खेल है, और वही खेल आज भी इस देश में ज्यों का त्यों चल रहा है।
जो ये अखिलेश यादव हैं, ये तो चुनाव में जो मैनिफेस्टो बनता, घोषणा पत्र, उसमें यहाँ तक देते हैं कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम अहीर रेजिमेंट का गठन करेंगे, यानी कि हम यादव के लिए अलग से रेजिमेंट बनाएंगे। जबकि भारत सरकार का अब ये कहना है कि आगे से कोई भी जातीय आधार पर रेजिमेंट नहीं बनेगी। आप चाहे कितने आंदोलन करो, आगे यहां पर जाति के आधार पर रेजिमेंट नहीं बनेगी। अब जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनेगी तो डियर फ्रेंड्स, फिर वो कैसी, पहली बात तो मैं तो इस पक्ष में हूं कि जब देश आजाद हो गया था तो उसी समय ये जो अंग्रेजों ने जो इनाम रख रखे थे, ये जाट रेजिमेंट है, ये सिख रेजिमेंट है, राजपूत है, ये फलाना है, ये धिकड़ा है, ये उसी समय खत्म कर देनी चाहिए थी, उसी समय खत्म कर देनी चाहिए थी, और सिर्फ एक ही नाम देना था, इंडियन आर्मी ओनली। अब बड़ा नाम तो इंडियन आर्मी है, लेकिन उसके अंदर 30 के लगभग जातीय आधार पर रेजिमेंट है, 30 के लगभग। तो हम कैसे सोच लें कि देश से जातिवाद खत्म होगा। अब आते हैं पुलिस कानून पर। पुलिस कानून आज भी हमारे देश में वही कानून है जो 1860 में अंग्रेजों ने बनाया था। कोर्टों में एविडेंस देने होते हैं, कोर्टों में एविडेंस, क्योंकि एविडेंस के आधार पर ही, गवाहों के सबूतों के आधार पर ही कोर्ट फैसला लेता है। एविडेंस एक्ट 1861 ज्यों का त्यों चल रहा है। अच्छा, और आगे सुनो, सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल आज क्या है? सबसे बड़ा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़े जो पावर वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी, कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एक ऐसा किसी को भी कह देगा कि कोर्ट का कंटेम्प्ट किया, कोर्ट का अपमान कर दिया, इतने दिन के लिए अंदर कर दो, कलम में इतनी ताकत है। जबकि इनकी जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पावर नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी पावर नहीं होनी चाहिए। इतनी पावर भी ठीक नहीं होती। अब जो कानून बनाने का काम है वो संसद का काम है, संसद कानून बनाती है। संसद में जो 2/3 बहुमत से कोई बिल पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो कानून बन जाता है। फिर उस कानून को लोग, उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाते हैं? आप एक बात बताएं, जब सरकार है, संसद है, ये सरकार है, ये जनता ने चुनी है। एक सांसद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो उसका चुनाव क्षेत्र होता है, लगभग 22 लाख वोटर्स पर एक सांसद है। 22 लाख वोटर्स पर एक सांसद है, और 543 डियर फ्रेंड्स सांसद बनते हैं। और वो सांसद मिलकर, जिनका बहुमत होता है उससे ही वही बिल पास होगा। उसी पास होने के बाद राष्ट्रपति उसके ऊपर स्टैंप लगा देता है, हाँ भाई फाइनल है, ये कानून बन गया। फिर उस कानून को चैलेंज क्यों करते हैं लोग कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में? और सुप्रीम कोर्ट क्यों लेता है फिर ऐसे मतलब रिट क्यों पकड़ लेते हैं उनकी? वो सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहता
भी जब संसद का काम कानून बनाना है, हमारा काम है वो कानून के हिसाब से फैसले करना। अब कानून सही बनाया है, कानून गलत बनाया है, ये काम देखने का सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है। लेकिन आज देश में यही हो रहा है, यही चल रहा है। अच्छा, अब रही बात सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जज बनते हैं, ये कैसे बनते हैं? वकील तक की तो बात समझ में आती है। तो मैं इसमें एक ग्वालियर का रेफरेंस देता हूं डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे ये नॉलेज पढ़ने से नहीं आई। ग्वालियर में एमपी में 2 साल कोर्टों में धक्के खाने पड़े हैं मैंने। मेरा छोटा भाई जेल में रहा 2 साल वहां पर, एक झूठे मुकदमे में। तो कोर्ट में मैं लगभग 1 हफ्ता में लगभग 4 दिन या 3 दिन तो मेरे पक्के थे, हर हफ्ता कोर्ट में जाना। तो वहां पर एक एडवोकेट थे और मैं बैठता था, जो उनके जो सेमिनार हॉल था वहां पर, उस सेमिनार हॉल में जाकर बैठ जाता था। वहां अच्छे एसी वगैरह लगे हुए थे, अच्छा वाटर कूलर था। तो वहां बैठ जाता, मैं देखता कौन क्या कर रहा। एक ऐसा वकील था कि वो सुबह गाड़ी लेकर आता और शाम को वो चला जाता। ना ही उसके पास कोई फाइलें होती थी, बस उसका ये था कि किसी और वकील के वकालतनामे पर वो अपना नाम भी लिख देता। अपने यार दोस्त जो जिनके पास कोई केस होता वहां पर नाम लिख देता, मेरा भी नाम लिख दे भाई। और पूरा दिन मस्ती में अपने बैठा रहता। जब बंद करता अपनी गाड़ी स्टार्ट की और चला जाता। तो मैंने जो हमारे केस को जो वकील देख रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मां पांडे जी, ये वकील इसके पास ना ही तो कोई केस है, ये हर दिन गाड़ी लेकर आता है, ना इसके हाथ में फाइल होती। उसने कहा ये इसने वकालत नहीं करनी। मैंने कहा और? बोला जब इसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसके पिताजी भी जज हैं। मैंने कहा अच्छा। और एक्सपीरियंस बेस पर इसे हाई कोर्ट का जज बनवा देंगे। ये प्रक्रिया है डियर फ्रेंड्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की। और उनके हाथ में अब पावर देखो कितनी है। ऐसे लोगों के हाथ में पावर कितनी है। बहुत सारे लोग ये मानते कि भी हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। चलो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलो आप, भाई हम भगवान को नहीं मानते, सबसे बड़ा ग्रंथ है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है, मान लेते। फैसला किसने करना है? कोर्ट ने। और कोर्ट में कौन बैठे हैं? भगवान नहीं बैठे वहां पर। आप देखते होंगे दिनों दिन ये खबरें आ रही हैं कि जज रिश्वत लेते पकड़े गए। भगवान है वो? आर दे गॉड? पैसे में बिक रहा है सब कुछ, खरीदे जा रहे हैं जज। यानी कि देश की जो व्यवस्था है ये आज भी बहुत बिगड़ी हुई है। और इसे सुधारने वाला भी क्या करे? अगर कोई सुधारने का काम करे तो लोग उसे सुधारने भी नहीं देंगे। क्यों नहीं सुधारने देंगे? क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग जो राजनीति में आते हैं, इसमें बड़ी मुश्किल से 10% ईमानदार व्यक्ति होंगे। जितने भी ऑल पार्टीज, सारी पार्टी आई हुई, 10% आदमी ईमानदार मिलेंगे आपको। 90% सारे के सारे कैसे हैं? जिस जगह उन्हें सीट मिलती है वहीं चले जाते हैं। पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है पार्टी की विचारधारा क्या है क्या नहीं। यानी कि जहां भी जगह मिलती है, जहां भी खाने को मिलता है, वे वहीं बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोग साथियों जनता के बारे में नहीं सोचेंगे, वो अपने बारे में सोचते हैं।
अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। अगर मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा में डियर फ्रेंड्स, आपने नाम तो उन शख्स का सभी ने सुना होगा, सर छोटू राम, किसानों के नेता। वो किसानों के नेता थे, न कि वो जाटों के नेता। अब किसान में कोई जाट नहीं आता, फिर सिर्फ जाट ही किसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नेता किन के थे? किसानों के। लेकिन लोगों ने कास्ट बेस पर उनकी पहचान बना दी कि ये जाट नेता। छोटू राम के नाम से जितने भी कॉलेज खोले गए हरियाणा में, उन कॉलेजों के नाम क्या रखे गए? जाट कॉलेज, जाट कॉलेज। क्यों? उसको छोटू राम कॉलेज भी बोल सकते हैं, लेकिन एक जाति का नाम दिमाग में ठूसना, महापुरुषों के नाम से डियर फ्रेंड्स संस्थाएं चलनी भी चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यानी कि वो जो कुछ भी बनते हैं, जो सार्वजनिक चीजें होती है, उन पे महापुरुषों के नाम होने चाहिए, मैं मानता हूं। बट वहां पर अगर जाति इस्तेमाल करेंगे तो जातिवाद को मिटाएगा कौन? और ये काम कौन कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग। इसीलिए खत्म नहीं हो रहा। तो उन्हीं के सगे नाती, नाती का मतलब जोता, उन्हीं की लड़की का लड़का हरियाणा का जाट नेता, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह डूमरका। डियर फ्रेंड्स, उनकी कोई 1% भी विचारधारा नहीं है। उन्हें लगता है कि बीजेपी में सही रहेगा तो उस समय बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें लगता है अब कांग्रेस में सही रहेगा, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो आइडियोलॉजी तो है ही नहीं, कोई विचारधारा तो है नहीं। ये तो है नहीं कि भाई हम जनता की सेवा के लिए आए हैं यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है। और ऐसे नेता साथियों 90% है, 90 से ज्यादा हो सकते हैं, 90 तो मिनिमम है ही, जो सिर्फ अपने पीढ़ियों के लिए आते हैं कि अब मैं हूं, मेरे बाद में मेरा बेटा, फिर मेरा पोता, ऐसे सोचते हैं। ये इनकी सोच ये है। देश का विकास होगा, देश किस दिशा में जाएगा, कोई लेना देना नहीं। 1991 में, यानी कि जिस समय राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, उस समय की बात बताता हूं मैं। जब राजीव गांधी की हत्या होती है 21 मई 1991 को रात के 10:20 पर हत्या होती है। उसके बाद वीपी सिंह शायद वीपी सिंह ही नाम होगा, वो भारत के प्रधानमंत्री बनते। ये नाम मुझे पूरा कंफर्म तो नहीं है, बट मेरा जहां तक 99% यही होंगे, लेकिन मैं ये दावा नहीं करता कि नाम एग्जैक्ट यही है। लेकिन जो उप प्रधानमंत्री थे वो मुझे करेक्ट याद है कि उप प्रधानमंत्री कौन बने थे। उप प्रधानमंत्री वो बने थे साथियों जो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, देवीलाल। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे पहले 1991 में। लेकिन जब वहां राजीव गांधी की हत्या होती है तो वहां पर सेंटर में बदलाव जो होता है सरकार का, तो उस समय वो बन जाते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल। तो अब हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाना था। अब हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब ये फैसला कैसे ले एक बाप के लिए जो दो बेटे दावेदार हों पद के। एक कहता मैं बनूंगा, एक कहता मैं बनूंगा।
तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया, देवीलाल ने। और ओम प्रकाश चौटाला विधायक नहीं थे, और अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसका विधायक होना जरूरी, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसने विधायक बनना बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, अब बनना उसने विधायक। विधायक कहाँ से बनना? महम से, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है महम। तो महम से उन्होंने विधायक बनना ओम प्रकाश चौटाला ने। और जो उनके भाई थे रणजीत सिंह चौटाला, वो इस सदमे में कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना। तो डियर फ्रेंड्स, कभी महम का कांड देखना, महम कांड पढ़ के देखना, कितने निर्दोष लोग मारे गए बेचारे, किस प्रकार से फायरिंग होती, कितने लोगों को चोटें आती है। ये कांड किसने करवाया? ओम प्रकाश चौटाला ने। कितने गरीब भाई मारे गए वहां पर। पढ़कर देखना, पढ़कर नहीं, आपको वीडियो ही मिल जाएंगी। पढ़ने से तो इतनी फीलिंग नहीं आएगी, जब आप देखोगे ना, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर्स ने वहां के मतलब फायरिंग और जिस प्रकार से बूथ कैप्चरिंग हुई है, बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड हुई है, और बहुत सारे पत्रकारों को पीटा गया है, बहुत सारे पत्रकारों के कैमरे तोड़े गए हैं। तो राजनीति के लिए साथियों ये चीजें लोग करते हैं, और विशेष तौर पर जो जाति का जो जहर घुल चुका है, ये जहर एक दिन गुलाम बनाएगा, क्योंकि यहाँ लोग जातियों में चौड़े हुए घूम रहे हैं। हमारी बहादुर कौम है, हमारी बहुत बहादुर कौम है। कोई कह रहा है हम चीन के युद्ध में, वो मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो देखी थी, अहीर बोले कि हमने चीन के युद्ध में हमारे जाति के लोगों ने पराक्रम दिखाया, हमें रेजिमेंट चाहिए। ये करना क्या चाहते पता नहीं, क्या बताना चाहते कि हमारी जात को हमारे जो कृष्ण भगवान है, हम उनके वंशज हैं, और कृष्ण भगवान ने सभी अधर्मियों का नाश कर दिया था। अगर जात पर आते हैं कि आप जो यादव है ये कृष्ण भगवान के वंशज हैं, तो अखिलेश यादव भी है, फिर तो वो तो अधर्मियों का नाश नहीं कर रहा, वो तो अधर्मियों को पाल रहा है। जातियों का कोई मतलब नहीं है कि आप पूर्वजों के एग्जाम्पल ले लेके न उन्हें और क्यों बदनाम करते हो। अब मैं कह दूं कि मेरे पूर्वज बहुत बहादुर थे, या किसी का पूर्वज अगर मतलब कायर हो, या किसी के पूर्वज ने अंग्रेजों का साथ दिया हो, पता नहीं किस लालच में आ गया हो, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसकी सारी पुश्तें ही कायर होंगी, या उसकी सारी पुश्तें ही धोखेबाज होंगी। उनके वंश में भी कोई ऐसा पैदा हो सकता है जो बहादुर हो, जो देशभगत हो, और देशभगत के घर भी कोई गद्दार पैदा हो सकता है। ये कोई बात थोड़ी है कि हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं और कृष्ण भगवान ने अधर्म का नाश कर दिया था, ऐसा नहीं होता। क्या गारंटी है कि आप कृष्ण भगवान के वंशज हैं? कोई गारंटी नहीं होती है। अखिलेश यादव भी कहते हैं मैं कृष्ण भगवान का वंशज हूं। ऐसे तो डियर फ्रेंड्स जो कंस थे वो भी तो यादव थे, वो भी यादव थे, लेकिन वो कैसे यादव थे अब बता देता हूं मैं आपको, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव ऐसा क्यों है। थोड़ी सी वीडियो लंबी तो जरूर होगी, लेकिन ज्ञानवर्धक बात है।
तो जैसा कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि महिलाओं ने अपने पीहर में कभी भी 16 श्रृंगार नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में मैंने सारी बातें बताई थी। तो कंस के जो पिताजी थे उनका नाम अब चित से उतर गया, क्या नाम था अभी, थोड़ी बहुत देर में याद आ जाएगा। उनके जो पिताजी थे उनको श्राप था कि आपके कोई पुत्र पैदा नहीं होगा। और पहले ऋषि मुनि जो श्राप दे देते थे उनके श्राप ज्यों के त्यों होते थे, पार जाते थे। क्योंकि जो एक्चुअली में जो तपस्वी होते हैं ना, जो बिल्कुल तपस्वी होते हैं, जो आत्मा और परमात्मा को समझ जाते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, वो अगर श्राप दे दे तो आज भी काम करते हैं। वो आज भी हैं ऐसे ऋषि मुनि, ऐसी बात नहीं कि आज कोई नहीं है, आज भी हैं। तो उन्हें श्राप था कि आपके कोई वो वंश को बढ़ाने वाला नहीं पैदा नहीं होगा। तो उन्होंने डियर फ्रेंड्स 18 शादियां करवा ली, किसी रानी के कोई पुत्र नहीं हुआ। तो एक रानी अपने पीहर गई हुई थी, उनके लड़कियां जरूर पैदा हुई, 7 लड़कियां पैदा हुई थी, लेकिन लड़का कोई पैदा नहीं। तो एक रानी उनकी गई हुई थी पीहर में, और पीहर में डियर फ्रेंड्स वो जो मासिक धर्म होता है उसके बाद वो स्नान करके और वो 16 श्रृंगार कर लेती है। 16 श्रृंगार करके अपनी सहेलियों के साथ वो घूमने चली जाती है, बागों में, पहाड़ों में। तो एक धुर्मिल नाम का राक्षस, उसकी नजर पड़ती है कि वे ये तो राजकुमारी है, मोहित हो जाते हैं। तो उसने उसके पति का रूप धारण किया और उसके पास चले जाते हैं। उसके पास चले जाते हैं तो साथियों शारीरिक संबंध हो जाते हैं और वो गर्भवती हो जाती है। और बाद में उस रानी को पता भी चलता है कि आप मेरे पति देव तो नहीं है। उन्होंने कहा मैं पति देव नहीं हूं, मैं दुर्मिल राक्षस हूं। फिर बोले अब तो जो होना था वो हो चुका, जाओ। अब वो चली गई, अपने ससुराल चली गई। तो 9 महीने बाद साथियों लड़का तो होना था, लड़का हो गया। लड़का हो गया तो अब राजा टेंशन में आ गया कि आपको श्राप है, लड़का नहीं हो सकता, लड़का कैसे हुआ? ऋषियों के दिए हुए श्राप खाली नहीं जाते, लड़का हुआ तो हुआ कैसे? वो टेंशन में आ गया। तो उसने जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे, पामिस्ट थे, वो सारे बुलाए, भाई इसकी कुंडली देखो क्या है। तो कुंडली देखी, बच्चे की कुंडली देखी तो कहने लगे महाराज ये आपके कुल का नाश कर देगा। तो कहने लगे आप फिर क्या करें? इलाज वाला यही है, या तो इसे मार दो, नहीं ये पूरी मथुरा नगरी की ऐसी तैसी करेगा, या तो इसे मार दो या फिर इसे नदी में बहा दो किसी बक्से में रख के। तो उन्होंने फिर साथियों एक बक्सा मंगवाते हैं महाराज, और उस नवजात बच्चे को बक्से में रखते हैं और यमुना नदी में छोड़ देते हैं।
वो लकड़ी का बक्सा तैरता गया। आगे सूर्यसेन महाराजा वो स्नान कर रहे थे, जो वासुदेव के पिता थे। वासुदेव के पिता थे, तो साथियों उन्होंने वो बक्सा देखा कि बक्सा आ रहा है, उन्होंने वो बक्सा निकाल लिया और बक्सा निकाल कर देखा तो उसमें एक बच्चा है। उसने सोचा चलो यमुना माँ ने बच्चा दिया है तो इसे घर लेकर चलते हैं। तो वो अपने उस बच्चे को लेकर घर आते हैं, अपनी घरवाली को दिखाते हैं कि देखो यमुना मैया ने हमें एक बच्चा और दिया है, अब ये 2 हो गए, क्योंकि उनके एक पुत्र पहले ही था वासुदेव, जो बाद में चलकर कंस के जीजा बने थे। तो वो कहने लगी पता नहीं किसका होगा, हम क्या करेंगे, आप इसे वापिस छोड़ाओ, पता नहीं कैसे गुण संस्कार होंगे इसमें। उन्हें कहा नहीं, क्योंकि अगर नहीं होता उनके बच्चा फिर तो औरत भी खुश हो जाती, लेकिन वो पहले ही उनके घर पे बच्चा था तो थोड़ा दूसरे के बच्चे को नेगलेक्ट करती। फिर वो उसे पाला साथी 11-12 साल का हो गया वो। तो नारद मुनि जी आते हैं एक दिन और कहते हैं भाई आप यहाँ क्या करते हैं, आपको यहाँ राज नहीं देंगे, यहाँ ये तो वासुदेव का राज को राज देंगे, आप इनके बेटे नहीं हो, आप तो काशी के सम्राट के बेटे हो, जाओ। तो वो राक्षस पुत्र था साथियों, उसने तो अपने बाप के ऊपर ही हमला कर दिया। उसने राज के लिए अपने बाप के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वो हार गया। हारते ही उसने कहा पिताजी मैं तो आपका बेटा हूं, कंस जो आपने नदी में फेंक दिया था। वो भी पुत्र मोह में आ गए, उन्हें कहा भाई कोई बात नहीं, छोड़ दो इसे। वो उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ते ही उसने अपने पिताजी को साइड लाइन कर दिया और राज चलाने लगा। तो जिन्होंने इस कहानी का जो रूट है, अगर किसी ने उस रूट का नहीं पता तो वो तो यही सोचेंगे कि ये तो यादव वंश का है, यदुवंशी वंश का है, लेकिन वो गड़बड़ी तो हो चुकी थी ना। तो आपने ये चीजें अब भी तो देखी होंगी कि किस प्रकार से अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति के लिए अपने पिताजी को भी साइड लाइन कर दिया था। तो ऐसे मत कहो कि हमारी कौम में भी हम कृष्ण के वंशज हैं। नो, कोई जरूरी नहीं, पता नहीं कौन सी पीढ़ी में कब गड़बड़ हो चुकी हो और पता ही न चला हो कि कौन सा आपके अंदर डीएनए कहां पर चेंज हो गया हो। क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि अगर आप एक्चुअली में ही श्री कृष्ण भगवान के वंशज होते तो आप ऐसी बातें नहीं करते, फिर आप धर्म की बात करते, आप राष्ट्र की बात करते, आप राष्ट्र निर्माण की बात करते। तो साथियों भी पहले, अब ये दूसरी बार मैं लाइव आया हूँ, पहला लाइव कट गया था कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से। तो रात्रि को 9 बजे पुनः लाइव में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक जय हिंद जय भारत। कोई भी कमेंट आपके लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई सुझाव है वो आप सुझाव दे सकते हैं। आपको विचार सही लगते हैं या सही नहीं लगते तो भी लिखें, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी बातों पर विश्वास न करें, मेरी बातों को आप न मानें। आप पहले इतिहास को पढ़ें, पढ़ने के बाद उसके ऊपर एनालाइज करें, क्योंकि ये जरूरी नहीं किसी व्यक्ति ने कोई बात लिख दी और वो बात सच्ची हो। कई लोगों की बातें पढ़े और फिर उनमें से थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचे कि सच कौन सा हो सकता है, क्योंकि बुद्धि आप में भी है, सभी में है बुद्धि, लॉजिकल बुद्धि सभी में है, सभी तार्किक व्यक्ति हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि हम तर्क लगाना भूल चुके हैं, हमने हमारी हैबिट खत्म कर ली। हम जो लोगों ने कह दिया वही बात मान लेते हैं। मानो मत,
जानो, तभी हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।